बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। और आज के एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं? आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सस्टेनेबिलिटी, है ना। अरे आप लोग उत्सुक हो रहे होंगे कि भाई ये क्या क्या बोल दिया मैंने, इतना बड़ा बड़ा अंग्रेजी का शब्द बोल दिया। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, जो आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताएंगे। और सवालों के सिलसिले भी हैं, ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों? हम अपने एक ग्राफिक नॉवेल को देखते हैं। और हमारा आज का ग्राफिक नॉवेल है कागज कलम कार्य आरंभ, यानी पेपर वर्क्स कंपनी, जिसमें हम आपको कागज कलम के बारे में बताएंगे। पेपर वर्क कि किस तरीके से कागज का उत्पादन होता है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ बच्चों, आज हमारे साथ स्मिता कामत भी है बेंगलुरु से, जिन्होंने अपनी कागज की फैक्ट्री शुरू की है। तो आप सभी बहुत उत्साहित हो रहे होंगे कि भाई कागज आखिर बनता कैसे है ना। वो भी एक और खासियत बता दूं आपको कि जो आज कागज बनाना आपको दिखाएंगे, उसमें पेड़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पुराने कचरों के इस्तेमाल से कागज बनाएंगे। तो ये भी हो गई ना पर्यावरण सुरक्षित काम, है ना। तो इस मजेदार कहानी के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसमें हम विज्ञान में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में निर्माण उद्योग को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, युवा उद्यमी कौशल शो में आप सबका स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप? हाउ आर यू? केम शो का हाल बाहो? अरे बाप रे, का हाल बाहो, छपरवा कपरवा फाड़ देंगे लगता है। बहुत एक्साइटमेंट है आज तुम में। बिल्कुल, क्यों ना हो। आज हम मेरे फेवरेट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक? हम आज चर्चा करेंगे सस्टेनेबिलिटी पर, यानी पर्यावरण हितैषी होना। वेल, एक्चुअली इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सबको छोटे छोटे कदम उठाकर ही इसे निभाना होगा। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम। जैसे कि मुझे सुनिश्चित करना है कि मैं कभी प्लास्टिक की कोई चीज नहीं खरीदूंगा। वाह वाह। वैसे ये कहना आसान है, करना ही उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन हमें अपने साथ थैली रखनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं तो जूट की, कॉटन की। और अगर हम कोई पुरानी थैली भी प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नए प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें डेफिनेटली बच के दूर रहना चाहिए। यस, और आप जब भी किसी ठेले वाले से कुछ खरीदें तो आप प्लास्टिक की थैली के लिए सामने से उन्हें मना कर दें।
लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो प्लास्टिक की थैलियां क्यों दे रहे हैं। उनसे जानिए कि किन कारणों की वजह से वो अब तक ये प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। ये सस्ती है इसलिए, या ग्राहक नहीं मानता, या कोई और कारण है। वैसे हम लोग भी अजीब हैं, हमें अपनी दुनिया भी बचानी है और सब्जियां और तरकारी जो हैं वो किसी तरह से साफ सुथरे रहें, तो हमको प्लास्टिक भी चाहिए। हाँ, हम सोचते हैं कि एक थैली से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सोचो अगर 1 अरब लोग ऐसी ही सोच रखे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल के नौजवान एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बारे में जानते हैं। इस पे 2 बच्चों ने हमें सवाल भी भेजे हैं। उनके सवाल सुनने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि रोज की तरह हमारे आज के सवालों के सिलसिले को ध्यान से सुनें। हाँ, तो एक काम करें, पेन और नोटबुक तैयार रखें, सवालों को नोट करें और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें बताएं। या फिर हमारे यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके इस ऐप के द्वारा भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। पहले सही 300 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप ध्यान से सुनिए। आप अपना आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें हमारे दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो अब हम उन 2 युवाओं के सवाल सुनते हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम आतिफ रजा खान है। मैं पटना से हूँ और मेरा कुछ सवाल है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। रिसाइकलिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मैं तनिषा कुमारी, मैं बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं DIY शो के द्वारा एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर मैं प्लास्टिक को हटाकर पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की इस्तेमाल कर सकती हूँ जो हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकता है? प्लास्टिक की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है और इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? अगर मैं आज के युवा को उद्यमी बनाना चाहूँ तो उन्हें किस प्रकार जागरूक करना होगा? ग्रेट क्वेश्चन, अद्भुत सवाल। रिसाइकलिंग के सबसे बड़े लाभों में से एक है कि आप अपने आसपास के कचरे के ढेर और प्लास्टिक से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और सच कहूं, किसी को कुछ करने के लिए मनाने का सबसे अच्छा और प्रभावशाली तरीका है कि आप वास्तव में खुद वो कार्य करें। डू इट योरसेल्फ, DIY। एग्जैक्टली। और दूसरे प्रश्न के उत्तर जानने के लिए मैं आज के ग्राफिक उपन्यास द पेपरवर्क कंपनी को पढ़ने की अत्यधिक सलाह दूंगी। फिर आप जान जाएंगे कि प्लास्टिक के अलावा आप किन किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी कॉपी आप कैसे पा सकते हैं? हमारे सेगमेंट सवालों के सिलसिले में पूछे गए प्रश्न के उत्तर देकर तो अपनी पेन और नोटबुक तैयार रखें। और अब केतन, ये बताओ किसका समय हो गया है? सवालों के सिलसिले का। अरे वाह बॉस, आप तो ब्रिलियंट हैं। मेरे साथ रह रहे के थोड़े स्मार्ट ही होते जा रहे। एक्सीलेंट। तो क्या आप पहले सवाल के लिए रेडी हैं? ओके, तो पहला सवाल, रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? फिर से पूछ रही हूँ, रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? और अब अगला सवाल, करोड़ों लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए आप कैसे राजी करेंगे? वाह, बड़ा प्रश्न है। काफी। एक बार फिर सुनिए, करोड़ों लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए आप कैसे राजी करेंगे? आज की बताई गई ग्राफिक नॉवेल में हमारी युवा उद्यमी कौन सा व्यापार शुरू करती हैं? क्या महिलाएं उद्यमी, नेता, टीम निर्माण करने वाली और व्यवसाय शुरू करने वाली बन सकती हैं? और ये रहा फाइनल सवाल, क्या ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वहां पे भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं तो वो भी हमें इसी नंबर पर पूछें। पहले 300 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। वैसे काव्यल, मुझे लगता है हमारे दर्शक समझ गए होंगे, उद्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान। एकदम सही, क्योंकि हर समस्या एक तरीके से एक अवसर ही होती है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। हर वो चीज जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसके विकल्प पर उद्यम शुरू किया जा सकता है।
हमें अपने सामान को रखने के लिए किसी न किसी चीज की तो आवश्यकता है ही। जैसे किचन में जो सामान है उसको रखने के लिए हमें डब्बे चाहिए। और अगर आपको थोड़ी भी शंका है कि यह असंभव है या बहुत ज्यादा मुश्किल है तो डोंट वरी, हम अभी आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाकर सारे भ्रम दूर कर देंगे। देखिए कैसे भारत में ये उद्यमी अपने पर्यावरण हितैषी उद्यमों के साथ बदलाव ला रहे हैं। मिलिए दिल्ली की धैर्य गुप्ता से, जिन्होंने अर्थ राइडर्स नाम की कंपनी की शुरुआत की। यह स्टार्टअप बिजली से चलने वाली गाड़ियां किराए पर देता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। अर्थराइड एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जिससे हमारे जो पर्यावरण में इतना प्रदूषण है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो ये मुझे आइडिया तब आया कि जो ये टू व्हीलर्स हैं ये इतना प्रदूषण फैला रहे हैं और इसमें से काफ़ी टू व्हीलर्स आजकल यूज़ होते हैं ये लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। तो क्यों ना उसको हम अगर बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना दें तो उससे पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। हमारे पास यूथ तो बहुत है हिंदुस्तान में, लोग मेहनत भी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकें या एक पेट्रोल बाइक खरीद के अपनी कमाई कर सकें। तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है और उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें। और दूसरा हमें सपोर्ट किया है, मैं तो ये कहूँगा, जो ये डिलीवरी कंपनीज़ हैं, स्विगी, जोमेटो के साथ हमारा MOU है। तो जब भी हम उनके पास आइडिया लेके गए, मैं एक अकेला एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तब भी उन्होंने मेरे को एंटरटेन किया, मेरे साथ MOU साइन किया। तो मैं ये तो कहूँगा कस्टमर से और सप्लायर से, दोनों से मेरे को सपोर्ट मिला है। देखा आपने, देखा कैसे इन्होंने एक अच्छी पहल की और हर तरफ से मदद मिली। वैसे ही आप भी अपने जीवन में सकारात्मक पहल करके अनुभव करना कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है समथिंग आउट ऑफ नथिंग बनाने का, यानी कुछ नहीं से कुछ बनाने का, यानी बेकार चीजों से कुछ नया और उपयोगी बनाने का। जैसा कि देखिए, एक इनके घर के पीछे ट्रक पड़ी हुई थी, आज ये पीछे से आई है, इनके पीछे ही रखी हुई है वो ट्रक, खुद चला के आई है। तो फिलहाल तो हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। वर्तमान में तो ये हालात हैं कि यहाँ वहाँ सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता इसको सुधारने की शुरुआत कहाँ से करें। और फिर मन में ये भी आता है, मैं तो रिसाइकल कर रहा हूँ लेकिन मेरे दोस्त कचरा जला रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है। आपको भी ऐसे बहुत सारे सवाल परेशान करते होंगे, क्यों? पहले तुम मुझे सॉरी बोलो, तुमने मुझे कचरा बताया। तुमको कचरा नहीं बताया, तुम्हारे ट्रैवल प्लान से मैं बताया। ट्रैवल प्लान से, मैं वो ट्रक से नहीं आई हूँ। फर्स्ट यू से सॉरी, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सॉरी बोलना चाहूंगा, इन्होंने परसों ही रिक्शा चलाना शुरू किया है, ट्रक इन्होंने कब का छोड़ दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि दुनिया को प्रदूषण से दूर रखने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। और सिर्फ एक तरीका नहीं है पर्यावरण को फायदा पहुंचाने का। सिर्फ प्लास्टिक के विकल्प ढूंढ देने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए जैविक खेती करनी होगी, जैविक खाना खाना होगा, डीजल वाली गाड़ियों में घूमने से बचना होगा। दोस्तों, यह समस्या तो नो डाउट बड़ी है। वो कहते हैं ना, अब दिल्ली दूर है लेकिन फिर भी झांचावार, मतलब जहां चाह वहां राह। चलिए इसी बात पर आपको बेंगलुरु की स्मिता कामत से मिलवाते हैं, जो घर पर प्राकृतिक बायो क्लेंजर्स बनाती है। शुरू में जब मैंने अपनी खुद की यात्रा शुरू की तो मैं बस यह देख रही थी कि क्या टिकाऊ हो सकता है। प्राणापूर्णा के लिए हम कच्चे माल को देख रहे थे कि इसे कैसे जीवन शैली में बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैंने इस बात पर विचार किया कि कैसे अपरिष्कृत के सूत्र को वापस जाएं और उसके अनुसार उन उत्पादों को और बढ़ावा देना है। आज साबुन, तेल और एसिड के बड़े पैमाने पर उपयोग पर्यावरण और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैव एंजाइम एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि फलों के छिलके बेकार हैं जो वास्तव में खाद की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसलिए यह कीटाणुनाशक का एक बहुत अच्छा विकल्प है और हमने उसे साबुन के साथ मिश्रण करना शुरू कर दिया ताकि हम डिटर्जेंट और उत्पादों की आयु को बढ़ा सकें। जैव एंजाइम गुड़ और साइट्रस छिलके के साथ बनाए जाते हैं। अब इसे ही हम प्रभावी सूक्ष्मजीव कहते हैं।
हम इसे वापस ला रहे हैं ताकि यह स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह के रोगजनकों के विकास को रोके। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। हम सब बहुत प्रकार के उद्यम शुरू कर सकते हैं, नौकरियां पैदा कर सकते हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं सुलझा सकते हैं। अब देखो ना, हमारे युवाओं के पास भी इतनी तरह की ग्राफिक नॉवेल एडवेंचर स्टोरीज हैं कि वो पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। सही बात है। गेट अ प्लान सीरीज में कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 26 से भी ज्यादा स्किल बेस्ड यानी कौशल आधारित ग्राफिक नॉवेल्स हैं जो सस्टेनेबल एंटरप्राइज एडवेंचर्स यानी पर्यावरण हितैषी उद्यम एडवेंचर्स का वर्णन करती हैं। वाओ! आप किसी भी कक्षा में कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपके विद्यालय में 30 अमेजिंग ग्राफिक नॉवेल्स आएंगी। आपको जिन विषयों में रुचि हो उनके बारे में पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं। आप चाहे तो मधुमक्खी पालन करके शहद की कंपनी शुरू कर सकते हैं, जैविक सब्जियां वितरण सेवा शुरू कर सकते हैं, बस गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का विकल्प खोजें और आपका पर्यावरण हितैषी व्यवसाय तैयार। असीम अवसर है, असीम अवसर। आप कोडिंग की जानकारी जुटाकर पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या अवसर हैं। आप कोडिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम होशियारी के बारे में भी सीख सकते हैं। ग्राफिक नॉवेल से आपको उनके सारे रोमांचक अवसरों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। वाह! वो अवसर जो आज की तारीख में संभव है, जैसे महिला पुलिसकर्मी बनना, खेल प्रशिक्षक बनना और खुद का पर्यावरण हितैषी सैनिटरी पैड्स का उद्यम शुरू करना। हमारे युवा दोस्तों, आप इन युवा महिलाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं इन कहानियों के द्वारा। गेट अ प्लान प्रोजेक्ट की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें बताए गए जिस विषय के बारे में और जानना है, आप उस पर प्रोजेक्ट बनाते हुए जानकारी जुटा सकते हैं। इसमें आप 4 लोगों की टीम बना सकते हैं और कक्षा के बाहर जाकर प्रोजेक्ट करें और वो आप अपनी टीचर या प्रिंसिपल के पास जमा कर सकते हैं, या आप उसे सीधे गोइंग टू स्कूल के राइटर्स और डिजाइनर्स को हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप या ऐप पे भी भेज सकते हैं। है ना मजेदार? बहुत ज्यादा मजेदार। अच्छा मोहतरमा, हमारे विद्यार्थी तो अपने हिसाब से चुन लेंगे, आप बताइए आपकी चॉइस क्या है? अरे वाह, सो मच तहजीब, आज हमको भी पूछ लिया। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरी चॉइस है द पेपर वर्क कंपनी, जो काव्या से प्रेरित है। काव्या एक उद्यमी है जो बेंगलुरु में रहती है और उनका खुद का कागज निर्माण का व्यवसाय है, जहां वे बिना लकड़ी का प्रयोग किए कागज बनाती हैं। बिना लकड़ी के? वाओ, एब्सोल्युटली अविश्वसनीय, अप्रतिम, अद्भुत। चलिए नॉवल पढ़ने से पहले उनकी कहानी देखते हैं। जाओ। जब आपको बस एक पेड़ काटना होता है ताकि आपको उस पर प्रिंट करना पड़े, या आप बस उस पर लिखना चाहते हैं जो पेड़ों के लिए बहुत ही क्रूर बात लगती है। ब्लू कैट पेपर में हम क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पेपर के लिए पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं है। ब्लू कैट पेपर पर पेपर बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है वे सभी बेकार चीजें होती हैं। यह बिल्कुल पेड़ मुक्त स्थान है। उत्पादन कचरा हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जब आप वास्तव में कागज की शीट बना रहे होते हैं तो आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो लुगदी होती है और दूसरी चीज पानी होती है। इसके कागज की शीट में एक कपड़ा होता है और एक बार जब आप कपड़ा डालते हैं उसके बाद आपको कागज की काउचिंग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में आपको मोल्ड को कसकर पकड़ना होगा और आपको कागज को नीचे दबाना होगा। एक बार जब आप शीट छोड़ देते हैं तो आपको पेपर मिलता है। कागज लेकर इसे एक प्रेस में डालें, जहां हम इसे निचोड़कर सूखने देते हैं। एक बार जब हम दबा लेते हैं तो हम प्रत्येक पेपर लेते हैं और इसे ऊपर रखकर सुखाते हैं। कागज को सूखने में लगभग 2 दिन लगते हैं।
ये तो बहुत बढ़िया है यार। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने तरह तरह के कचरे से, केले के पत्तियों से और यहाँ तक कि कारखाने में बचे कपड़ों से भी कागज बनाया जा सकता है। आई डिडंट नो दिस। एग्जैक्टली हाँ, और पता है कि उद्यम की सबसे अच्छी बात क्या है? ये तो घर पे भी बैठ के किया जा सकता है, छोटे पैमाने पर और बहुत सी मामूली निवेश और छोटी सी जगह के साथ। वाह। और जब आप कागज बनाकर बेचना शुरू कर दें तब इसे तो बड़े स्तर पर भी ले जाया जा सकता है। एब्सोल्युटली। आइए देखते हैं हमारी नॉवेल के रोमांचक किरदारों का सफर। चलो चलो चलो। प्लास्टिक को कम करने के लिए मैंने चालू की एक पेपर कंपनी। नहीं नहीं, प्लास्टिक बैग में मत दो, पेपर बैग ही चाहिए। मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, आप पेपर बैग दो। देखो विनता, हम दोनों साथ मिलकर ये पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस को सोसाइटी को हेल्प करने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। तो शुरू करें। सब मुझे फोरसाइटेड बुलाते हैं, अभी भी जब बिजनेस चला रही हूँ क्योंकि बड़े सपने सिर्फ बड़ी आंखों में ही आते हैं। कांची, ये जगह को पल्यूट करके तुम अपनी खुद की बेटी का ही फ्यूचर छीन रही हो। तेरे प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट्स, कूड़े में ही उनकी असली जगह है। अब अपनी पेपर की डिमांड को पूरा करना है। ट्री फ्री पेपर को हाँ बोल दो, प्लास्टिक को नो नो, और क्लीन स्ट्रीट्स को मुबारक करो। नए चैलेंजेस से डरो मत, सॉल्यूशंस अपने आसपास ही है। ध्यान से देखो, अपने फ्रेंड से आइडिया शेयर करो और साथ में मेहनत करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओ। बहुत खूब, इसे कहते हैं एक आदर्श पर्यावरण हितैषी उद्यम। सब हमारी नायिका को फोरसाइटेड बुलाते हैं, एकदम सही नाम रखा है ना। और कांची रे जैसे लोग तो हमें अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे, जो प्रदूषण करने से पहले ये सोचते ही नहीं है कि वे अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में डाल रहे हैं। हाँ, साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि कैसे हमारे कहानी के नायकों ने उनके दोस्तों के दबाव का सामना किया और उनके नकारात्मक विचारों के रवैये से प्रभावित नहीं हुए। ये तो हम सब के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कौशल है और सबक भी। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप बेझिझक हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट करते समय आपको लगता है कि इस पर बढ़िया व्यवसाय कर सकते हैं या आपका कोई और पर्यावरण हितैषी व्यापार का आइडिया है जिसे आप अपने क्षेत्र में स्थापित करके नौकरियां पैदा कर सकते हैं, और अगर आप 18 से 23 साल की युवा महिला हैं, तो प्लीज हमें अपनी योजनाएं सुनाएं, अर्थात पिच करें। आप वीडियो के द्वारा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको निवेश की राशि जीतने का मौका मिले। हो सकता है कि इस शो में लोगों को प्रेरणा देने के लिए हम आपकी कहानी सुना रहे हो। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी जब वो दिन आएगा। बिल्कुल। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी एंकरिंग स्किल्स मेरे साथ रह रहे के काफी अच्छी हो गई हैं। लेकिन तुम्हारी एंकरिंग को क्या हुआ? केतन, स्टॉप इट। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ कि नहीं? लेकिन ठीक है, तुम्हें एक मौका और देते हैं। अगले एपिसोड का टॉपिक तुम ही चूज करना। मैं चूज करूं? जरूर, व्हाई नॉट। और आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें इस नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। क्या पता अपने आइडिया के लिए आपको फंडिंग मिल जाए। और भी कुछ सवाल हो तो बेझिझक भेजिएगा हमें। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए भी भेज सकते हैं। और अब दोस्तों, हमें आज्ञा दें। अरे भाई, लैपटॉप की जान लेने पे क्यों तो रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर क्या रहे हो? मैं एक बहुत खास प्रोग्राम बना रहा हूँ। कोडिंग करके प्रोग्राम बनाओ। एक ऐसा प्रोग्राम जिससे जब हमें भूख लगे तो ये प्रोग्राम का बटन दबाते ही हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसा लगेगा पकवान खा के बैठे। कमाल 150 किलो।
ऐसा कोई प्रोग्राम बनने नहीं वाला। तुम ये खाओ, अपनी भूख मिटाओ। लेकिन कोडिंग से हम लोग ऐसे प्रोग्राम जरूर बना सकते हैं जिनसे ना आपकी मेरी लेकिन पूरे दुनिया की बहुत मदद हो सकती है। कोडिंग के बारे में जानेंगे और हमारे शो पे जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। मैं काव्य अर्चदानी और ये बुखड़ केतन सिंह। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत पाठ का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और आखिरी में हम तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिरोधकों के निकाय। प्रतिरोधकों को दो तरह के संयोजन में रखा जा सकता है। पहला संयोजन है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा संयोजन है पार्श्वक्रम संयोजन। तो आइए शुरू करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन से। अभी जो आप अपने स्क्रीन के सामने चित्र देख रहे हैं, ये श्रेणीक्रम संयोजन का चित्र है। आप देख सकते हैं इस चित्र में जो पहले प्रतिरोधक का निचला सिरा है वो दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और ऐसे ही आगे। तो ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में हर प्रतिरोधक में समान धारा होती है। श्रेणीक्रम संयोजन में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर का योग होता है। तो ये जो बातें हैं श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में, ये आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में जो हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो विभवांतर है वो दोनों प्रतिरोधकों में जो विभवांतर होगा उसके योग के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2। ओम के नियम से जो V होगा वो तो I R इक्विवेलेंट होगा या RS होगा, इक्वल टू I R1। R1 में जो विभवांतर है I R1 प्लस I R2, ये जो R2 में विभवांतर है। इसके बाद जो I है वो दोनों प्रतिरोधकों में एक समान है, तो I कट जाएगा और जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो RS आ जाएगा बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर अगर 10 प्रतिरोधक भी श्रेणीक्रम संयोजन में लगे होते तो हमें क्या करना था, जो हमारा इक्विवेलेंट R आता वो बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे करते करते R10 तक, ऐसे ही 20 के लिए, ऐसे ही 30 के लिए। तो ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन में R इक्विवेलेंट। आप इस तरीके को अच्छे से समझ लें और अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं पार्श्वक्रम संयोजन की। आपके सामने जो चित्र आया है अभी स्क्रीन पर वो पार्श्वक्रम संयोजन का चित्र है। पार्श्वक्रम संयोजन में कुछ इस प्रकार से प्रतिरोधक लगते हैं। इसके अलावा कुछ बातें पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में। पार्श्वक्रम संयोजन में हर प्रतिरोधक में समान विभवांतर होता है। जैसे वहां पर हर प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा होती थी, वैसे ही यहाँ पर हर प्रतिरोधक में
समान विभवांतर होता है। कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का योग होता है पार्श्वक्रम संयोजन में। आप इन दोनों बातों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं पार्श्वक्रम संयोजन में जो R इक्विवेलेंट होता है कि वो कैसे निकालते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जो विद्युत धारा होती है वो प्रत्येक प्रतिरोधकों में जो विद्युत धारा है उसके योग के बराबर है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2। जब V कटेगा, क्योंकि V जो है वो दोनों प्रतिरोधकों में बराबर है, तो V जब कट जाएगा तो हमारे पास आखिरी में आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये जो होता है ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है पार्श्वक्रम संयोजन में। अगर यहाँ पर 5 प्रतिरोधक होते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। और वहीं अगर 10 होते तो वो 10 तक चले आता, R10 तक चले आता, 20 होते तो R20 तक चले आता और ऐसे ही चलते जाता। तो पार्श्वक्रम संयोजन में जो ये फॉर्मूला आता है आप समझ लीजिए कि इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसको अपनी कॉपियों में भी लिख लीजिए। अब बात करते हैं विद्युत के तापीय प्रभावों के बारे में। तो जो स्रोत ऊर्जा होती है वो लगातार गर्मी के रूप में निकलती है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जहां पर बल्ब जलता है तो जहां पर बल्ब जलता है उसके आसपास थोड़ा गर्म माहौल हो जाता है। तो होता क्या है, जो विद्युत है वो गर्मी अपने अंदर से निकालती है, तो वहीं से आता है विद्युत के तापीय प्रभाव। यह प्रभाव विभिन्न उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि इस्त्री। आपने अपने घर में इस्त्री देखी होगी जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो उस इस्त्री में ये विद्युत के तापीय प्रभावों का उपयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत की जो तापीय प्रभाव है उसकी वजह से हमें काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इससे जो विद्युत है वो ज्यादा खर्च होती है। ये भी एक इसका नुकसान है, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। बात करते हैं निवेशित शक्ति की। तो जो निवेशित शक्ति का फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू VI। आइए अब देख लेते हैं T समय में उत्पन्न ऊष्म की मात्रा का फॉर्मूला। तो वो होता है H इक्वल टू VIT। तो अगर हम V की जगह IR लिखें तो ये हो जाएगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये जो है T समय में उत्पन्न ऊष्म की मात्रा का फॉर्मूला है। तो आप ये चीज अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने तापीय प्रभाव पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। आने वाली वीडियो में हम लोग सबसे पहले तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम निर्माण उद्योग नामक अध्याय का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस भाग को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग, तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपाय इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय।
दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। भारत में रेलवे का जाल बिछा है और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेल के इंजनों की बड़ी संख्या में मांग रहती है। अतः रेलवे इंजन यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। आज हम रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। दोस्तों बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजनों के बनाने का कारखाना भी है। बिहार के पटना जिले में मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। आइए अब बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग की। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। दोस्तों तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। ट्रैक्टर और साइकिल भी बड़ी संख्या में बनाई जाती हैं। दोस्तों मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सतारा, कानपुर तथा अहमदाबाद में होता है। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव तथा हरियाणा में है। महिंद्रा तथा महिंद्रा स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा बंगलौर में हुआ है। आइए बात करते हैं पोत निर्माण उद्योग की। आज पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मझगांव। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में हैं। कोलकाता के निकट गार्डनीज में कर्शनाव, माल नौकाएं, निकर्षक पोत, तटपोत, जलपोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। आइए बात करते हैं वायुयान उद्योग की। यह एक नया उद्योग है तथा यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 1940 में बेंगलुरु में लगाया गया था। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। आज हम कृषक, पुष्पक, जेट मिग, सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर तथा मिग इत्यादि वायुयानों का निर्माण करते हैं। बंगलुरु, कानपुर, नासिक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फुटलूज अर्थात तकनीक एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योगों की, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की चर्चा करते हैं। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दी है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, प्रेजर, टेलीकॉम, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण तथा कंप्यूटर इत्यादि सामग्री आती है। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ हैं। दोस्तों इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा तैयार वस्त्र और पोशाक उद्योग भी भारत में निरंतर प्रगति कर रहा है। यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है।
इसके बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर तथा चंडीगढ़ प्रमुख हैं। सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एवं अन्य ज्वेलरी आते हैं। यह उद्योग भी भारत में सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष वस्तु के लिए विशेष केंद्र प्रसिद्ध हैं, जैसे इत्र के लिए जौनपुर तथा कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ खिलौना निर्माण उद्योग में भारत काफ़ी लोगों को रोजगार प्रदान करता है, किंतु चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के आयात के कारण इस उद्योग में थोड़ा गिरावट देखी गई है, लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण के प्रभाव की। विनिर्माण उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, फिर भी उद्योगों ने प्रदूषण को बढ़ाया है और पर्यावरण का क्षरण किया है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने वायु को बुरी तरह प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोट गैस भी कहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछित गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनती है। दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना इत्यादि अनेक परेशानियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, यह औद्योगिक अवशिष्ट भी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिन्हें नदियों में छोड़ा जाता है। ये जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त धातुयुक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन प्रदूषणों के अलावा अवांछित शोर भी प्रदूषण ही है। सामान्यतः यह उद्योग और परिवहन के साधनों की ही देन है। यांत्रिक आरामिलें, जनरेटर, खराब मशीनों की असहनीय आवाज़ लोगों के लिए परेशानी का कारण होती हैं। अत्यधिक शोर से बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी तथा इससे संबंधित अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपायों को जानते हैं। दोस्तों, हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय ढूंढने होंगे। हमें उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में ही स्थापित करना होगा। उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर उनके सही परिसंचालन द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वैकल्पिक ईंधन का सही उपयोग करना चाहिए। उद्योगों में कोयले की जगह विद्युत का अधिक उपयोग करने से वायु प्रदूषण रोका जा सकता है। दोस्तों, उद्योगों के प्रदूषित जल को नदियों में नहीं डालना चाहिए। उस पानी को उपचार द्वारा साफ किया जा सकता है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योगों के बारे में चर्चा करते हुए तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स, वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक
अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards।